मैं फारूक साहब के साथ क्लोज हो रही थी। फारूक साहब बात बात पे मुझे ढूंढने लगे थे। फारूक साहब पूछते थे कि बिस्मा कहाँ है बिस्मा। तब वफादारी कहाँ गई जब मेरी मम्मा बेड पर मर रही थी, अपनी सांसें गिन रही थी, और इन लोगों में से एक भी इंसान मेरी माँ या मेरे को या मेरे पास नहीं पहुंचा है। उमर साहब के जो पीए हैं उन्होंने मेरी मम्मा को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। लोगों के सामने मेरी इज्जत गिराई जाती थी, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो रिस्पेक्ट मुझे मिलनी चाहिए थी। एनसी के कुछ लोग तो तब एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, जिनको आज इन्होंने सर पे बिठाया। तब से मेरी माँ काम करती आ रही हैं, औरतों को लाती हैं, कुछ नहीं 100 औरतें तो ऐसी मेरी माँ के साथ जलसे में आ जाती थी। एनसी के किसी भी बड़े लीडर की बात करें, उनको सब कुछ प्लेट्स पे मिला है। उनकी प्रॉपर्टीज देखिए, उनके घर देखिए, उनकी गाड़ियाँ देखिए। अपनी जिंदगी के 5 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों याद नहीं रहा। मेरी माँ ने 12 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो भी याद नहीं रहा। ये सब कहना है बिस्मा मीर का। बिस्मा की वालिदा ने इनके मुताबिक 12 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, मगर जब वक्त आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने इस किसी भी सेक्रीफाइस को याद नहीं रखा और बिस्मा मीर मजबूर हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करने पे, और इन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। और इनको लगा कि एक ही लीडर है कश्मीर में, वो है सजाद गनी लॉन। मेरे साथ है बिस्मा मीर। आपने बड़े सवाल खड़े किया। 12 साल मेरी माँ ने दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को रास नहीं आया। वालिदा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों याद नहीं रहा। देखिए, क्यों का तो जवाब नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने 12 साल पहले अपना पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट किया था, और उनका हमेशा से ख्वाब रहा था कि मैं भी पॉलिटिक्स में ही एक अच्छी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनूं। तो 12 साल उन्होंने काम किया। चूँकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अपने दर्जे पे उन्होंने अपने एरिया में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिन रात लगन के साथ काम किया। और एक वक्त ऐसा आया जब हमें हमारी पार्टी की ज़रूरत थी। पिछले साल की बात है। मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे। मेरी मॉम जो थी, शी वाज ऑन हर डेथ बेड। ऑफिस नहीं जा सकती थी रोज़, मैं एवरीडे अवेलेबल नहीं हो सकती थी। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना तो उन लोगों ने ये बात समझी कि मेरी जो मदर है, जिन्होंने इस पार्टी के लिए दिन रात एक किया है, अपनी बेटी की पूरी ज़िंदगी, अपनी बेटी का करियर इनको दे दिया है, उन पे इतना भरोसा करते थे हम लोग। उन लोगों ने हमसे फ़ोन पे हाल चाल तक नहीं पूछा है। हाल चाल पूछना तो दूर की बात है, उन्होंने एक टेक्स्ट मैसेज नहीं छोड़ा है कि इज़ एवरीथिंग ओके, जबकि हमने यहीं से उनको ये बात बोली कि ऐसे हो रहा है, ऐसे अभी तबीयत जो है नासाज है हमारी, तो हम अभी ऑफिस एक्टिवली नहीं आ सकते। लेकिन डे आफ्टर डे जितना ज़्यादा मैं लीडरशिप के क्लोज हो रही थी, जिस टाइम पर मैं काम कर रही थी, मैं फारूक साहब के साथ क्लोज हो रही थी। फारूक साहब बात बात पे मुझे ढूंढने लगे थे। फारूक साहब पूछते थे कि बिस्मा कहाँ है, बिस्मा क्यों नहीं आई है, बिस्मा लेट हुई तो क्यों हुई, और बिस्मा अगर कुछ लिख रही है तो क्यों लिख रही है। लेकिन इन लोगों ने उसके बाद मेरे साथ टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लोगों की आप बात करें जिन्होंने टॉर्चर किया आपके साथ। मैं अपने ऑफिस कोलीग्स की बात करूंगी, स्पेशली मैं इनकी जो अभी एसएम की चीफ है, जिनका वो प्रमोशन बिल्कुल नहीं था। वो प्रमोशन जो था सारा के बाद या तो वो मुझे मिलता या तो वो और किसी को मिलता जो पार्टी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। ये लड़की 2 साल पहले आके 2 साल में इसने ये पोजीशन ग्रैब कर ली, दूसरों का हक लेकर ये इस पोजीशन पे खड़ी है, और हमसे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वफादारी। आप मुझे बताइए, फारूक साहब ने पूछा इस दौरान कि बिस्मा कहाँ है, वो ऑफिस क्यों नहीं आती, तो इन लोगों ने फारूक साहब से झूठ बोला है कि वो तो अभी अपना फिल्म शूट कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत और बिल्कुल झूठ था। और लीडरशिप तक बात पहुंचाने के लिए, लीडरशिप से बात करने के लिए आपको टोटली ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर खुद फारूक साहब इनको बोल रहे हैं कि जैसे ही बिस्मा आएगी मुझे बात करवाना, तो इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा है। इन लोगों को डर इसलिए
इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको पता है हम आम लोग हैं, हमने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, लेकिन इन लोगों को सब कुछ प्लेट पे मिला है। आप अगर उनको सब कुछ प्लेट पे मिला, लेकिन हम जैसे लोग जो है जिन्होंने आवाज़ उठाई और जिनकी आवाज़ इनसे अलग निकली, उन लोगों को इन्होंने दबाने की कोशिश की। आपने बात की 12 साल आपकी वालिदा ने दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका हाल नहीं पूछा जब वो बीमार हो गए, और फिर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों ज्वाइन किया? आपने 5 साल क्यों दे दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और आप मजबूर क्यों हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने के लिए? मॉम डैड जिस टाइम से गुजर रहे थे, या मेरा घर परिवार जिस टाइम से गुजर रहा था, मैंने एक ब्रेक लिया। मैंने इस ब्रेक में रिसर्च किया। जब मेरा लीडर जो होगा वो इस तरह का होगा जिससे मैं डायरेक्ट बात करके बिना डरे अपनी बात बोल सकूं कि जनाब यहाँ पे इस तरह की बात है, और वो लीडर जो है वो मेरी बात सुने, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी तो मैं कुछ दिन से काम कर रही हूँ, लेकिन अभी से मुझे इतना ज़्यादा इज्जत, मुझे इतनी ज़्यादा डिग्निटी के साथ रखा गया है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ पे इज्जत नहीं मिलती थी, वहाँ पे लीडर आपके साथ बात नहीं करते थे? जी नहीं। एक मम्मा उसी बीमारी हालत में वो उमर साहब से मिलने की बड़ी कोशिश कर रही थी किसी पर्सनल मैटर को लेके पीए है, उन्होंने मेरी मम्मा को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। आपने उमर साहब के सामने कभी ये बातें रखी? आपने फारूक साहब के सामने ये कभी बातें रखी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी वालिदा को निकाला गया, या मेरे घर कोई नहीं आया, या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? उनको ये सब बातों का पता है? देखिए, ये बातें छुपती तो नहीं है। पार्टी में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से 2 लोगों ने तो इस बात का जिक्र डेफिनेटली किया होगा, लेकिन अगर बात इस नौबत पे पहुंची है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो पीसी के ऑफिस में, जो कल तक सिर्फ एनसी के गाने गा रही थी, तो कुछ तो बात होगी ना। स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। ग्रोथ आपको तभी 2 रीजंस पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। पहला रीज़न तो ये है कि आपको गुलामी करनी है, जिसके लिए मैं गुलामी करनी हूँ अपने लीडर्स की। वहाँ पे एनसी में? जी, एनसी में गुलामी करनी है? जी, मैं गुलामी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैं अपनी आवाज़ रखना चाहती हूँ। मुझे बोलने का पूरा हक है। हम इंडिया में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जबकि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पे मैं आज बोल पा रही हूँ। दैट इज़ व्हाट आई नीडेड। आई एम समबडी हु वांट्स टू हेल्प पीपल, हु वांट्स टू सर्व पीपल। मीर जी, आपको वहाँ से एनसी से निकाला गया, आप खुद निकले, कहीं एक लोगों से बात की जिन्होंने कहा कि अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, या अपना काम करते हैं, पार्टी का काम कम और अपना काम ज़्यादा, अपनी शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी है। आपको एक्सपेल किया गया, वहाँ से निकाला गया आपको? जी नहीं, मुझे एक्सपेल नहीं किया गया, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि मेरे साथ मजबूर किया गया आप निकल जाओ। मजबूर भी नहीं किया गया, लेकिन मेरे साथ कुछ इस तरह का इनजस्टिस हुआ, जो कि मैंने बयान तो किया अपने सुपीरियर्स के सामने, मैंने ये बात रखी तो थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और अगर सुन भी रहे थे तो मुझे ये कह रहे थे कि आप जी सब्र करो, आपका वक्त आएगा। मेरा वक्त क्यों आएगा? आप क्यों नहीं दोगे मुझे मेरा वक्त? अगर मैंने आपको 5 साल दिए हैं, अगर इन लोगों का कहना है कि 5 साल मैं सिर्फ अपनी शूटिंग्स में बिजी रही हूँ, या मैं सिर्फ अपने काम में बिजी रही हूँ, मुख्तलिफ रही हूँ, आप मुझे ये बताइए। ट्विटर ऐसी चीज़ है जो अभी हर कश्मीरी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, न्यूज़ से रिलेटेड है, ट्विटर हर इंसान चलाता है, न्यूज़ हर इंसान देखता है। आपने देखा होगा कि चाहे जितने भी अटैक्स एनसी को लेके हुए पिछले 5 साल में, अगर कोई ऑनलाइन उनको डिफेंड कर रहा था, तो दैट वाज जस्ट 1 पर्सन। चाहे वो फारूक साहब हो, चाहे वो उमर साहब की स्टेटमेंट्स हो, इट वाज मी हु वाज ऑलवेज वर्किंग, हु वाज ऑलवेज डिफेंडिंग इन द मिडल ऑफ नाइट। वन डे इन द मिडल ऑफ द नाइट, 2 बजे के रात, मैं एक ट्वीट को डिफेंड कर रही हूँ फारूक साहब के, और ये मेरा काम था, जो कि क्लियरली पूरी दुनिया को दिख चुका है, और कश्मीर में लोग देख चुके हैं कि मैंने कितना काम किया उनके लिए। लोग तो कह रहे कि आप अपनी शूटिंग में मसरूफ हुआ करते थे, कभी एक जगह, कभी वन प्लेस तो कभी अनदर प्लेस। आप पार्टी ऑफिस में भी नहीं आते थे, आपको कामकाज का भी पता नहीं होता था, ऑफिस में मीटिंग कब है, क्या करना है। आप
आप तो अपनी शूटिंगों में मसरूफ होते थे, रील्स बनाते थे अपने। देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर तो अभी मैं कोई बहुत बड़ी बॉलीवुड स्टार बन चुकी होती, या तो दीपिका पादुकोण को टक्कर दे रही होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पिछले साल मैं ज़्यादातर ऑफिस जा नहीं पाई, फिजिकली तो ऑफिस नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी और मुझे उनको संभालना था। लेकिन टॉकिंग अबाउट माई एक्टिंग प्रोफेशन, उमर अब्दुल्ला एंड माई फॉर्मर बॉस तनवीर सादिक अली, उन दोनों ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया था दैट आई वाज फ्रॉम मॉडलिंग एंड एक्टिंग बैकग्राउंड। अप्रिशिएट कर रहे थे। यस, इनफैक्ट कपल ऑफ टाइम्स, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी दिए गए अपनी ही पार्टी से कि आप एक्टिंग की तरफ पूरी तरह से इंक्लाइन हो जाओ, आप क्या कर रहे हो पॉलिटिक्स में, यू हैव गुड फीचर्स, यू हैव अ गुड फेस, आप जाओ, आप एक्ट करो। लेकिन आई वॉन्टेड टू बिकम एन पॉलिटिशियन। अल्टीमेटली मुझे अपनी मॉम का ड्रीम पूरा करना था और मुझे लोगों की खिदमत करनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में फेवरेटिज्म होता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कहती है, फेवरेटिज्म नहीं होता है, अपने बल पे इंसान आगे बढ़ता है, काबिलियत पे हम आगे लेते हैं लोगों को। क्या ये सब सही है? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है और लोगों के हिसाब से भी सही नहीं होगा। कैसे होगा सही? आप मुझे बताइए, एक बाहर का आदमी जिसका बाप दादा कोई पॉलिटिशियन नहीं रहा हो, या कोई बड़ा मिनिस्टर, या कोई बड़ा एमएलए, या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ना रहा हो, जो कि एनसी में है, एनसी में जितने भी लोग हैं उन सब का कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन रह चुका है। अब जो लोग जा रहे हैं छोड़ के, जैसे कि आपने कहा आपको एक्सपेल किया गया या आप मजबूर हो गए निकलने पे, मैं मजबूर हो गई निकलने पे। क्यों मजबूर हो गई? क्योंकि वहां मुझे आगे बढ़ने की जगह ही नहीं दे रहे हैं। एक एलियन आ गई हूँ मैं, इन सब लोगों के बीच में एलियन आ गई हूँ। वो सब लोग एक कॉर्नर में, एक ऑफिस में जाके मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज, रूमर्स, काफ़ी सारी, मुझे तो शर्म आती है वो बातें बोलने में, काफ़ी सारे मजाक बनाते थे मेरा। आपका मजाक बना? जी, और काफ़ी बार मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, काफ़ी बार मुझे 10 बड़ी लीडरशिप को ये सारी चीजें पता थी आपको, आपके साथ ऐसा हो रहा है? देखिए, फारूक साहब के बारे में मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि फारूक साहब को पता थी या नहीं थी, बट मुझे लगता है जो उनके अलावा लीडरशिप में है उन सबको ये बात पता थी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। और मैं 5 साल से इस पार्टी के लिए लड़ रही हूँ, मैं 5 साल दे रही हूँ इस पार्टी को। मैं अभी यंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकती थी, आई कुड हैव चोजन एनीथिंग, जैसे मैं आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आ गई। लेकिन मुझे लगता है मेरी लाइफ का मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करके। 5 साल में आपको समझ नहीं आया एनसी में ये सारी चीजें हो रही है, तब आपने एनसी को खैराबाद क्यों नहीं कहा? क्या ये सारी चीज़ें आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बताई? आप अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आ गए, सजाद साहब ने ये सारी चीज़ें बताई, आप कह लीजिए टॉपिक आपको आदेश पीछे से मिला, तभी आप ये बोल रहे कि ये आपकी सच में हकीकत है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सजाद साहब ने मुझे कुछ करने को नहीं बोला है। मैं अपने दिल से ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि 5 साल तक मैं इसलिए रही क्योंकि लॉयल्टी एक बहुत बड़ी बात है। जब मेरी ममा ने 12 साल वहाँ काम किया, 12 साल आप सोचे छोटा वक्त नहीं होता है, 12 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 12 साल तब तो बात, मैंने 5 साल बिहाइंड द कैमरा काम किया, मेरा काम डेफिनेटली विजिबल नहीं था, इसलिए तो मैं छोड़ के निकल गई। क्योंकि मुझसे आप बोलिए, मैं सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड भी कर रही हूँ, और जहाँ पे ज़रूरत है मैं अपनी पार्टी के बदले बात भी कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद आप एक वक्त ऐसा आया जब गाली गलोच पे बात आई, जब मेरे क्रेडेंशियल्स पे बात उठी, जब मुझे सारी चीजें एनसी ऑफिस में हुई। जी, जब मुझे ट्रोल किया गया, मुझे चाहे कितनी दफ़ा मुझे ट्विटर पे जलील किया गया है, लेकिन मेरी पार्टी में से कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो सामने आया या जिसने मेरा स्टैंड लिया हो। आपके सपोर्ट में कोई नहीं था? जी बिल्कुल नहीं, मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था। है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जब आपकी वालिदा बीमार हो गई, माली हालात, घर के हालात कैसे थे, और घर में तब क्या चल रहा था, और बिस्मा मीर के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि हमने सुना कि बहुत पैसे आपकी वालिदा के ऊपर खर्च हो रहे थे, तो तब आप बिस्मा मीर के दिमाग में ये था कि मैं बड़ी पार्टी से हूँ, बड़ी पार्टी के साथ मेरे लिंक्स है, तो शायद हेल्प होगी, शायद डॉक्टर्स के थ्रू हेल्प होगी, हॉस्पिटल्स में थोड़ा ईजी होगा, जैसे फैसिलिटेट किया जाता है, तो वो चीज़ें हुई? देखिए, 5 साल में मैं ये चीज़ तो एक्सपीरियंस कर ही चुकी थी कि
इन लोगों से एक्सपेक्टेशन में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं अपने दिल और पूरे ईमान से और पूरे जज्बे के साथ अपना काम 5 साल करती रही, तब जाके लोग अभी मेरा नाम जान रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने जो किया या जो ये लोग करते आ रहे हैं आम लोगों के साथ, वो बिल्कुल भी कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं है। इस पार्टी में जो है ये सिर्फ उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो लोग इनके अपने हैं। और रही बात फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो डेफिनेटली व्हेन यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, जो फादर है नॉट वेल, वो काम नहीं करते, और मेरी मॉम और मैं जो है हम लोग वी आर द टेक केयरर्स ऑफ आवर हाउस। तो व्हेन माय मॉम गॉट सिक देयर वर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत टॉक्सिसिटी है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने कहा बिहाइंड द कैमरा मैंने बहुत काम किया, मैंने और मेरी वालिदा ने, मगर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो रास नहीं आया, ऐसा बिस्मा मीर का कहना है। और बिस्मा मीर का ये भी कहना है मैं मजबूर होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करने पे। उसके बाद मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी सजाद गनी लोन का दामन थामा। मुझे उस शख्स में वो सारी चीज़ें लगी जिसको हम लीडर कह सकते हैं, जिसमें वो लीडरशिप क्वालिटी है जो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैंने सजाद गनी लोन में देखी। देखते रहिए अली